जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका पुलिस वाला ट्यूटर ईच वन टीच वन में। क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 11 के डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर में हम आज इसी से रिलेटेड दो टॉपिक और पढ़ेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बच्चों, आज का टॉपिक है हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग इंटेंसिटी। समझना है इसको कि कैसे काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है इंटेंसिटी के चेंजिंग से। क्या इंटेंसिटी को हम चेंज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव होता है। इसी को आज समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस कंसेप्ट का समझना बहुत ही आवश्यक है कि हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग इंटेंसिटी। इसमें 5 पॉइंट हमने बनाया है। पहला पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेज बट एनर्जी ऑफ each photon is still same and hence kinetic energy maximum of emitted electron remains unaffected। इसका मतलब समझें, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, रेडिएशन का सोर्स है, और किसी मेटल सरफेस पे हम इसका इंसिडेंट कराते हैं जहाँ पर जिस मेटल सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट होते हैं इनके काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए वर्क फंक्शन के बराबर रेडिएशन का फोटॉन की एनर्जी आवश्यक है, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करेगा, इजेक्ट आउट होगा। अब हम इसके इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा दें, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं फोटॉन की संख्या बढ़ती रहती है, उसके नंबर्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन ईच फोटॉन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी को लेकर वो दौड़ता है मेटल से बाहर निकलने के लिए, वो स्टिल सेम रहता है। तो इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट चेंज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। वही बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहे हैं, वो इंटेंसिटी के बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट चेंज ओनली ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। जैसा कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में देख चुके हैं कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट का काज बनता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और ये एफ नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को यदि हम बढ़ाते घटाते हैं तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा। या जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, द मैक्सिमम वेवलेंथ जो काज बनता है इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का, उसके घटाने बढ़ाने पर फोटॉन की इंटेंसिटी और इसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर असर या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर हम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कराएं, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से नीचे का हम रेडिएशन इंसिडेंट कराएं। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट चेंज ओनली ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इसको आप समझ पाएंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, मोर फ्रीक्वेंसी पर मोर काइनेटिक एनर्जी होगा, और लेस वेवलेंथ पर मोर काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर है, या तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, या जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है
इससे हम नीचे आते जाएंगे, इसके नीचे के वेवलेंथ लेते जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। दो स्थितियों में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोर फ्रीक्वेंसी पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक का हो, लेस वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से नीचे का हो। इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी इन दोनों स्थितियों में बढ़ेगी। इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और स्टिल सेम रहता है। कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता है। असर कब पड़ता है? जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से नीचे के वेवलेंथ के रेडिएशन का इंसिडेंट कराएंगे, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल सेम रहता है। इसका लिए आप एक ग्राफ बना लेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ वाई एक्सिस में आप प्लॉट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस एक्स एक्सिस में आप ले लीजिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्टिल सेम आएगा। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मेटल सरफेस को छोड़ के जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टिल सेम रहेगी। तो इसको आप नोट कर लें, 5 पॉइंटों में है। हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड बाई चेंजिंग इंटेंसिटी। आज हम टॉपिक नंबर 9 पढ़ रहे हैं इसमें, इस लेसन के। इसके बाद टॉपिक नंबर 10 पढ़ेंगे आज के ही वीडियो में। इसको पास करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में अब तक आपने 9th टॉपिक का 9 टॉपिकों पर डिस्कशन देख लिया, इसके नोट्स बना लिए होंगे। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाएंगे, इसको वीकली एक बार रिवीजन करते जाएंगे, आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 10th, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर हमने अब 9th टॉपिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट डालता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के स्थिति में इसका क्या असर पड़ता है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में आप लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर एक्स एक्सिस में आपने लिया इंटेंसिटी
ऑफ लाइट। तो इसमें एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमने वाई एक्सिस में लिया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एक्स एक्सिस में लिया है। इसका प्रभाव पड़ता है लीनियरी इंक्रीजेज। तो दोनों ग्राफ में आप अंतर समझ पाए होंगे। जहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है वहां पर काइनेटिक एनर्जी स्टिल सेम रहता है। यहां पर बात हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये लीनियरी एक लीनियर ग्राफ के रूप में दोनों के मध्य एक्स और वाई एक्सिस के मध्य ये लीनियरी इंक्रीज करता रहता है। तो दोनों का आप अंतर समझ पाए होंगे। और ये भी एनसीईआरटी के बुक में ग्राफ दिया हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण ग्राफ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या असर पड़ता है। तो आपका आंसर हो गया लीनियरी इंक्रीजेज। अब 10 टॉपिक हमने इस लेसन का स्टडी कर लिया और 10 टॉपिक को एक रिवाइज के रूप में, एक रिकॉल के रूप में हम देखते हैं कि अब तक आपको क्या क्या चीज़ें याद हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। रिकॉल करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। तो एक एक टॉपिक को हम रिकॉल करते हैं। जैसा कि लेसन का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने जो पहला वीडियो, 4 वीडियो इससे पहले इस लेसन के आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि डुअल नेचर क्या है। तो कंसेप्ट है डुअल नेचर का मतलब डुअल नेचर का मतलब दो नेचर। पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दो नेचर हो गए। डुअल नेचर का मतलब ये हो गया। रेडिएशन शब्द आया लेसन के हेडिंग में। तो रेडिएशन का मीन्स सीधा सीधा हमको लाइट से समझना है। दूसरा शब्द आया है रेडिएशन। रेडिएशन का मीन्स लाइट, लाइट का मीन्स प्रकाश। और इसका पिछले लेसन में ऑप्टिक्स में हम लोगों ने रेडिएशन, लाइट, इसके बारे में, इसके वेव नेचर के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। उसके एक्सपेरिमेंटों को देख चुके हैं कि लाइट या रेडिएशन का वेव नेचर क्या होता है। तो आपने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन लाइट के वेव नेचर का विस्तृत YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने विस्तृत अध्ययन किया है ऑप्टिक्स में। ये सब रेडिएशन या लाइट के आपने वेव नेचर का स्टडी कर लिया है। इस लेसन में हम रेडिएशन या लाइट के पार्टिकल नेचर का स्टडी करेंगे। उसी तरह से मैटर जो शब्द है रेडिएशन एंड मैटर, मैटर का मतलब सबस्टेंस, पदार्थ, कोई वस्तु जिसमें कुछ वजन हो और सबसे कम वजन का सबसे छोटा पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन का मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें अध्ययन करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन यानी मैटर यानी सब्सटेंस के पास वेव नेचर है। उसका पार्टिकल नेचर तो वेल डिफाइंड है, वो पार्टिकल है, अगर उसमें वेट है तो पार्टिकल है, तो वो तो वेल डिफाइंड है। उसका हम वेव नेचर का डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखेंगे। और यहाँ पर हमने अब पहले पॉइंट में अध्ययन कर लिया, डुअल नेचर का अर्थ जान लिया, रेडिएशन एंड मैटर का जान लिया। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया था पहले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि एक सफिशिएंट वेवलेंथ या एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का
कोई रेडिएशन हम इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये इजेक्ट आउट हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। इस फेनामेना को हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से समझा था। अगला जो हम लोगों ने स्टडी किया था दूसरे वीडियो में, वो अध्ययन किया था कि फोटान क्या है। तो फोटान, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस पिक्चर में जब हम लाइट्स के रेडिएशन के वेव नेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सब चीज़ों की जिक्र आता है। लेकिन जब ही हम उसके पार्टिकल नेचर की बात करते हैं वहाँ पर फोटान इस पिक्चर में घुसता है, प्रवेश करता है और अपने को एग्जिस्ट करता है। और फोटान क्या है? तो फोटान ये लाइट का पार्टिकल है। फोटान क्या है? ये लाइट का पार्टिकल है। फोटान का रेस्ट मास क्या है? तो फोटान का रेस्ट मास 0 है। फोटान की स्पीड क्या है? तो फोटान की स्पीड ने आपने पढ़ा कि प्रकाश, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका फोटान का ये लाइट पार्टिकल है, इसके रेस्ट मास 0 है, इसकी स्पीड ये है। और फोटान के बारे में आपने ये भी पढ़ा कि इसको क्वांटा के नाम से कुछ साइंटिस्टों ने इंट्रोड्यूस किया है, कुछ ने एनर्जी पैकेट के रूप में बताया है। और इस फोटान पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रली न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में अनअफेक्टेड होता है, यानी वहाँ पर ये जो है इफेक्ट नहीं इस पर पड़ता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो फोटान के बारे में आपने देखा कि लाइट पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास 0 है, इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड है, इसको कुछ साइंटिस्ट क्वांटा, कुछ एनर्जी पैकेट, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रली न्यूट्रल होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अनअफेक्टेड होता है। और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल्स फॉलो करता है। और जो 9th टॉपिक में आपने अभी स्टडी किया है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो स्टिल सेम रहता है। यानी कि इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो नंबर्स ऑफ फोटान इंक्रीज करेगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन स्टिल सेम। तो आपने फोटान के बारे में अध्ययन कर लिया। लाइट पार्टिकल है, रेस्ट मास 0 है, स्पीड लाइट की स्पीड है, इसको क्वांटा या एनर्जी पैकेट करते हैं, इस पर नो चार्ज होता है, न्यूट्रली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रली न्यूट्रल, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पर अनअफेक्टेड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन स्टिल सेम रहता है। तो आपने फोटान का इस तरह से अध्ययन कर लिया। फोटान के अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने वो अध्ययन किया था वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी मेटल, सभी मेटल्स का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या चीज़ है? तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट कराने के लिए आवश्यक है, उसी को हम कहते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। ये अगर मेटल सरफेस है
तो ये अगर कोई भी मेटल है, सभी मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए, इस मेटल सरफेस से बाहर जाने के लिए कितने रेडिएशन की एनर्जी इस पर इंसिडेंट कराएं कि यह इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट आउट हो जाए। तो मिनिमम वह एनर्जी जिसको हम फाई से डिनोट या फाई नॉट से डिनोट या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन इस मेटल का होता है, इतना एनर्जी तो इंसिडेंट कराना ही पड़ेगा जिससे कि यह मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए, तो वो उसका वर्क फंक्शन हुआ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो हम लोगों ने वर्क फंक्शन का पिछले वीडियो में स्टडी किया था, इस पर डिस्कशन किया था कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन के बाद हम लोगों ने स्टडी किया था इमिशन क्या होता है। इमिशन का हम लोगों ने स्टडी किया था। इमिशन क्या है? इमिशन का इमिशन मीन्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही इमिशन का प्रोसेस है, जिसमें हम लोगों ने थर्मल इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से इमिशन, 3 इमिशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को हम मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करा सकते हैं। तो ये हमने इमिशन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था जो मेंस इसकी टर्मिनोलॉजी है, इस लेसन के जो मेन जान है, जिसको लेसन का जान कहा जाता है, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बाद अध्ययन किया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज या घर की चौखट, या सभी अपने अपने घर के जो मेन दरवाज़ा है उसको आप अपने दिमाग में एज्यूम करिए कि आपके घर के मेन दरवाज़ा को ही हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। उस दरवाजे के अंदर बिना इजाज़त के किसी व्यक्ति का आना मना रहता है, यानी एक वो बॉर्डर लाइन है, घर की चौखट है, वही थ्रेशोल्ड है कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए जिससे कम या ज़्यादा पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस पर होगा। यानी कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो काज बनेगी इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एफ नॉट से शो करते हैं। वहीं पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या है कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि वह मैक्सिमम लैम्डा नॉट, वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस से नहीं होगा, या जो उसका काज बनेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। इसके लिए हम लोगों ने 2 चीज़ें, इसके ग्राफ का भी अध्ययन किया था, स्टडी किया था। ग्राफ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इमिशन के न्यूमेरिकल टर्म्स को भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि उसके न्यूमेरिकल टर्म्स क्या हैं। इसके लिए आप एक बार इसको रिकॉल करते हैं ताकि इस पर बेस्ट हम आज एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या आवश्यक है? इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए ये आवश्यक है कि एनर्जी, जो रेडिएशन की एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी है, जो फोटॉन की एनर्जी है, वह कम से बड़ी हो या बराबर हो, किससे? मेटल के वर्क फंक्शन के। मेटल के वर्क फंक्शन को आप फाई से शो कर रहे हैं। तो ये जो फोटॉन की एनर्जी है, रेडिएशन है, रेडिएशन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, या तो ये बड़ा हो या ये इक्वल हो, किसके? जो मेटल का वर्क फंक्शन है। अब एनर्जी को, चूंकि यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर स्टडी कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं HF ग्रेटर देन इक्वल टू फाई, HF ग्रेटर देन इक्वल टू फाई, या तो ये इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा।
अब यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही केवल रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई अपॉन एच। अब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जस्ट इजेक्ट आउट हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो वर्क फंक्शन है उसके बराबर एनर्जी रेडिएशन का हो जाए। यानी कि यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आवश्यक है, तो कम से कम बराबर हो मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के। और यह जो एफ मिनिमम है इसी को एफ नॉट बोलते हैं, जो फाई अपॉन एच, जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यह आपका हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार जब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं, लैम्डा नॉट की बात करते हैं, और इसमें हम न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं फ्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए क्या आवश्यक है कि जो रेडिएशन की एनर्जी है या तो बड़ी हो या इक्वल हो किसके, मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के। अब मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से या तो बड़ी हो या इक्वल हो। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने एच एफ लिया था एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में हम लेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू फाई। अब चूंकि हमको यहाँ पर लेमडा के टर्म्स में फाई की वैल्यू लेना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एच सी अपॉन फाई, इसी को हम चेंज कर सकते हैं, सी अपॉन फाई इस लेस देन इक्वल टू लेमडा। ये क्या है लेमडा, इसी को लेमडा मैक्स बोलते हैं या लेमडा नॉट बोलते हैं, जो एस सी अपॉन फाई के इक्वल होता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बाद कि हाउ काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड इंटेंसिटी इंक्रीज पर क्या होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने इसलिए लिखा कि इस पर बेस्ड हम एक आज न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ पाए होंगे, थ्रेशोल्ड वेव। इस पर बेस्ड हम लोगों ने ग्राफ का भी कुछ अध्ययन किया था, जो ग्राफ दोनों स्थितियों में निगेटिव इंटरसेक्ट कर रही थी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म में यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट मिलता था, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा नॉट का पॉइंट मिलता था, जिसको हमने उस ग्राफ में ए से शो किया था। ये बी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो ये इसका स्लोप हो गया। ये निगेटिव टर्म्स में आ रहा है, चूँकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लोगों ने कंपेयर किया था, तो ग्राफ का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ये न्यूमेरिकल टर्म्स आप इसको समझ पाए होंगे, दोनों का डिफिनीशन समझ पाए होंगे। इस पर बेस्ड हम एक आज न्यूमेरिकल करते हैं। अब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, और वो ऐसा न्यूमेरिकल है जो जेई के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। 1999 के जेई के एग्ज़ाम में उस समय AIEEE संभवतः हुआ करता था, तो उसका नाम AIEEE था उस समय। और क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख लें। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the longest wavelength of light that can cause photoelectric current, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
और ये JEE 1999 में आया हुआ है। द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक मिशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जब तक आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कंसेप्ट नहीं समझ पाए हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ जो काज बनता है किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होने के लिए, वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है, जिसको आप लैम्डा नॉट से शो करते हैं। यहाँ पर हमने लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी, hc/5। तो ये थ्रेशोल्ड वेव, या पढ़िए क्वेश्चन को, लिख रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो hc/5 क्या है, वर्क फंक्शन है। अब यहाँ पर दिया है द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 की वैल्यू दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब hc की वैल्यू हम निकालते हैं प्लांक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये 1240, या आप इसको सुविधानुसार 42, या कभी कभी बुक में दिया रहता है 1237। तीनों में से जो आपको आसान लगता है, जिस पर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, उस चीज़ को वैल्यू को रख के आप यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालें आप, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर चूंकि 4 दिया है तो हमको आसानी होगी, अगर हम 1240 वैल्यू रखते हैं तो 1240/4, ये कटेगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, इसको 42 कर लेते हैं, 4 1 जा 4, और